भैरवपुर गांव, जहां तालीम का नामो निशान नहीं था, बच्चे या तो खेतों में जानवरों को चराते थे या गलियों में खेलते रहते। गांव के आदमी ताश और गप्पों में मशरूफ रहते, जबकि औरतें घरेलू कामों में उलझी रहती। यहाँ तालीम हासिल करने को वक्त की बर्बादी समझा जाता था। भाई, ये पढ़ाई लिखाई तो बड़े लोगों के चोंचले हैं। हमारे बच्चों को खेत में काम करना चाहिए, तभी कुछ होगा। पढ़ाई से कौन सा सोना उगलेंगे ये बच्चे? चलाना तो इन्हें हल ही है खेत में। लेकिन गांव में एक ऐसी औरत थी जिसने अपनी बेटी नेहा के साथ मिलकर इस अंधकार में तालीम की रोशनी जगाने का ख्वाब देखा था। माँ, गांव के बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते? मुझे तो पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है। बेटी, पढ़ाई को लोग बेकार समझते हैं, लेकिन ज्ञान से ही तो अंधेरा दूर होता है। एक दिन हम इस गांव में स्कूल जरूर बनाएंगे। माँ, मैं भी आपकी मदद करूंगी। विद्या ने अपने आंगन में ही एक छोटा सा स्कूल शुरू कर दिया। धीरे धीरे रामू, गुड्डू, पिंकी और राधा जैसे कुछ बच्चे पढ़ने आने लगे। रामू, बताओ बेटा, क के बाद कौन सा अक्षर आता है? ख। शाबाश, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। नेहा दीदी, पढ़ाई में इतना मजा आता है। हाँ पिंकी, पढ़ाई से ही तो सपने पूरे होते हैं। जमींदार अपनी बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, मुखिया उनके पास बैठा है। रघुनाथ बाबू, विद्या तो कस्बे के बच्चों को पढ़ाने लगी है। क्या? पढ़ाई लिखाई से इन गवारों का क्या काम? अगर ये पढ़ लिख लिए तो मेरे खिलाफ आवाज उठाने लगेंगे। कुछ करना होगा, नहीं तो ये आग पूरे कस्बे में फैल जाएगी। तभी वहाँ विद्या अपनी बेटी नेहा के साथ आती है। रघुनाथ बाबू, अगर आप गांव की एक छोटी सी जमीन हमें दे दें, तो हम बच्चों के लिए स्कूल बना सकते हैं। स्कूल? वो भी इस कस्बे में? तुम कस्बे वालों को बिगाड़ना चाहती हो क्या? बच्चों को पढ़ना चाहिए, यही तो उनका हक है। चुप रहो लड़की, पढ़ाई से ये लोग कामचोर बन जाएंगे। कस्बे का उसूल नहीं बदलेगा। जाओ यहाँ से। वो दोनों मायूस होकर वहाँ से चली जाती हैं। विद्या अपना घर बेचने के बारे में नेहा से बात करती है। माँ, हम अपना घर क्यों बेच रहे हैं? बेटी, अगर बच्चों की तालीम के लिए अपना घर भी बेचना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ख्वाब कुर्बानी मांगते हैं। कुछ दिन बाद विद्या ने घर बेचकर खेत के किनारे एक छोटी सी जमीन खरीदी और वहाँ झोपड़ी बनाकर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। जमींदार को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने मुखिया को अपने पक्ष में कर लिया और विद्या के स्कूल को मिट्टी में मिलाने की साजिश रचते हुए बुलडोजर लेकर झोपड़ी को गिराने लगा। बच्चे डरकर भागने लगे। नेहा दीदी, ये क्या हो रहा है? विद्या ये सब देख नहीं पाती। सदमे से उसकी सांसें थमने लगती हैं। अगले दिन विद्या बिस्तर पर लेटी थी। बेटी, ख्वाब अधूरे मत छोड़ना। इतना बोलकर विद्या की आंखें बंद हो जाती हैं। नेहा फूट फूट कर रो पड़ती है। नेहा अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देती है। माँ, मैं तुम्हारा ख्वाब जरूर पूरा करूंगी। इस गांव में स्कूल जरूर खुलेगा। गांव के कुछ लोग बैठे होते हैं। नेहा वहाँ आती है। चाचा, बुआ, मेरी माँ का ख्वाब था कि गांव के बच्चे पढ़ें। मैं अकेले ये ख्वाब पूरा नहीं कर सकती। मुझे आप सबकी मदद चाहिए। नेहा, हम गरीब लोग हैं, हम कैसे मदद कर सकते हैं? बस बच्चों को मेरे पास भेज दो। और हाँ, अगर आप सब मिलकर खेत से कुछ केले के पत्ते ला सकें तो। केले के पत्ते? ये क्या करेगी? हम केले के पत्तों से स्कूल बनाएंगे। गांव की औरतें और बच्चे चौंक कर नेहा को देखने लगते हैं। कुछ वक्त बाद बच्चे केले के पत्ते तोड़ रहे होते हैं। नेहा उन्हें समझा रही थी। रामू, पत्ते ध्यान से तोड़ना ताकि बड़े पत्ते सलामत रहें। नेहा दीदी, ये पत्ते स्कूल बनाने में कैसे काम आएंगे? मुझे नहीं पता रामू, लेकिन माँ कहती थी कि कोशिश करने से कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। पिंकी और राधा भी पत्ते जमा कर रही होती हैं। नेहा दीदी, ये स्कूल कितना हरा होगा ना? हाँ पिंकी, ये हमारा ख्वाब है।
और ख्वाब रंगों से नहीं, इरादों से पूरे होते हैं। तभी एक बुजुर्ग साधु वहाँ आते हैं। बेटी, ये इतने सारे केले के पत्ते क्यों तोड़ रही हो? बाबा, मेरी माँ का ख्वाब था कि गांव में स्कूल खुले, लेकिन जमींदार ने उसे उजाड़ दिया। अब मैं केले के पत्तों से स्कूल बना रही हूँ। केले के पत्तों से स्कूल? ये कैसे मुमकिन है? बाबा, मुझे नहीं पता, लेकिन माँ ने कहा था कि अगर दिल से कुछ चाहो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। बेटी, तुम्हारे केले के पत्तों का स्कूल जरूर बनेगा। ऊपर वाला तुम्हारी मेहनत को बेकार नहीं जाने देगा। नेहा और बच्चे केले के पत्तों से स्कूल बनाने की कोशिश करने लगते हैं। रामू, पत्तों से छत बनाओ और हाँ, दीवारों के लिए इन बड़े पत्तों को खड़ा करो। नेहा दीदी, बैठने के लिए क्या करें? बैठने के लिए भी केले के पत्तों की चटाई बना लेते हैं। बच्चे हंसते हुए काम में लग जाते हैं। देखते ही देखते एक झोपड़ी जैसी संरचना तैयार हो जाती है। नेहा दीदी, हमारा स्कूल तो बन गया। हाँ रामू, ये बस शुरुआत है। तभी जमींदार वहाँ आकर हंसने लगता है। ये स्कूल नहीं, नाटक है। जब तेज हवा चलेगी तो सब उड़ जाएगा। अचानक रात को तेज आंधी आई। केले के पत्तों से बना स्कूल चरमराने लगा। नेहा और बच्चे सहमे हुए थे। भगवान, मेरी माँ का ख्वाब मत तोड़ना। तेज हवा चलने लगती है। पत्तों की दीवारें गिरने लगती हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। नेहा थक कर स्कूल के पास बैठकर रोते रोते सो जाती है। अगली सुबह नेहा की आंखें खुलती हैं तो केले के पत्ते से एक अद्भुत स्कूल बन गया था, जहाँ क्लासरूम और यहाँ तक कि कंप्यूटर्स तक मौजूद थे, और वो सब अद्भुत तरीके से केले के पत्तों से ही बने थे। हर कोना ज्ञान से भर गया था। केले के पत्तों का स्कूल पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। नेहा दीदी, देखो, हमारा स्कूल तो पहले से भी बेहतर हो गया। नेहा मुस्कुराकर आसमान की ओर देखती है। माँ, आपका ख्वाब अब जरूर पूरा होगा। स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। तभी कुछ पत्रकार वहाँ पहुँचते हैं। नेहा जी, आपने केलों के पत्तों से स्कूल बनाकर इतिहास रच दिया। ये मेरी माँ का ख्वाब था, मैंने सिर्फ उसे साकार किया है। रात के वक्त जमींदार रघुनाथ सिंह हाथ में मशाल लिए स्कूल के पास पहुँचता है। बस बहुत हो गया, अब तो इस स्कूल को खत्म करना ही होगा। मैं अब इस स्कूल को आग लगा दूंगा। जैसे ही वो स्कूल में आग लगाने की कोशिश करता है, अचानक उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो जमीन पर गिर जाता है। अरे, ये क्या हुआ? मेरे हाथ पैर काम क्यों नहीं कर रहे? जमींदार दर्द से कराहने लगता है और रोने लगता है। नेहा का स्कूल अब फल फूल रहा था। कई बच्चे पढ़ लिख कर बड़े पदों पर काम कर रहे थे। मैम, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके बदौलत हूँ। आपने हमें पढ़ाया, हमसे उम्मीद नहीं छोड़ी। तुम सबने मेरा ख्वाब पूरा किया है। अब तुम अपने गांव का नाम रोशन कर रहे हो। नेहा जमींदार के पास जाती है। रवि, जो अब डॉक्टर है, वो भी साथ होता है। रवि, ये रघुनाथ सिंह जी हैं, इनका इलाज करो। ये तो वही लड़का है जो कभी मेरे खेतों में काम करता था। अब ये डॉक्टर बन चुका है। रवि जमींदार का इलाज करता है और कुछ वक्त बाद वो ठीक हो जाते हैं। ठीक होने के बाद जमींदार नेहा के सामने हाथ जोड़कर कहता है, नेहा बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हारे अम्मी की जमीन छीनी, तुम्हारा मजाक उड़ाया और तुम्हें रोका। मेरी ही वजह से तुम्हारी अम्मी वक्त के पहले ही गुजर गई, लेकिन तुमने फिर भी मेरी मदद की। क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी और आप अनपढ़ थे। पढ़े लिखे और अनपढ़ में यही फर्क होता है। बदले की भावना हमें अपाहिज बना देती है। पढ़े लोग बदला नहीं लेते, वो समाज को बदलने की कोशिश करते हैं। नेहा बच्चों के साथ खेल रही होती है। तभी अचानक वही साधु आते हैं जिसने नेहा को पहले आशीर्वाद दिया था। बाबा, आप तो वही साधु महाराज है ना, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। बेटी, तुम्हारी जुर्रत और लगन देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ था। वैसे
जिसके अंदर सच्ची जुर्रत और लगन होती है उसे चमत्कार की जरूरत नहीं होती। आपका आशीर्वाद ही था बाबा, जिससे मेरा ख्वाब पूरा हो गया। अब तुम्हारा केले के पत्तों का स्कूल पूरे दुनिया में मशहूर हो गया है। तुमने साबित कर दिया कि शिक्षा से बड़ा कोई चमत्कार नहीं। साधु नेहा को आशीर्वाद देकर चला जाता है।